हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वार किंग को देखते हैं जो टियानन सेट के बाहर पहुंच गया था ज़ू यंग से उन सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को हासिल करने के लिए। वार किंग टियानन सेट के गेट को काफी गौर से देखते हुए कहता है, मुझे लगता है अभी तक मेरे लोग यहाँ पे नहीं पहुंचे, इसीलिए यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति है। पर कोई बात नहीं, अब मैं उनके आने तक का वेट नहीं कर सकता। अब मुझे अकेली आगे जाकर टियानन सेट के लोगों के साथ फाइट करनी होगी। और ये कहकर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए टियानन सेट के गेट की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो उस गेट को तोड़ने के लिए उसके ऊपर पंच मारने ही वाला था कि तभी उसने कुछ सोचते हुए अपने पंच को वहीं रोक दिया था। और वो उस बड़े से गेट को नॉक करते हुए कहता है, मैं अपर रियलम के 6 पाथ क्लैन का मास्टर हूँ और मुझे वार किंग और ओल्ड घोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मैं आज यहाँ पे टियानन सेट के लोगों से सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़े हासिल करने के लिए आया हूँ, इसलिए तुम लोग बाहर आकर मेरे साथ फाइट करो। लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता, जो देखकर वार किंग भी सोच में पड़ गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए वो कुछ सोचते हुए खुद ही उस गेट को ओपन करके अंदर जाकर देखने लगता है, लेकिन उसे अंदर वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। जो देखकर वार किंग सोचते हुए कहता है कि टियानन सेट के सभी लोग कहाँ गए और इन लोगों ने अपने क्लैन का गेट इस तरह से ओपन क्यों कर रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई ट्रैप फॉर्मेशन लगी हुई है। लेकिन उसे वहाँ आसपास कोई भी ऐसी ट्रैप फॉर्मेशन नजर नहीं आती। जो देखकर तो वो और भी ज्यादा हैरान होते हुए खुद से ही कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसका तो सिर्फ एक ही मतलब है कि टियानन सेट के सभी लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्हें आज तक कभी किसी ट्रैप फॉर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सोचकर वार किंग भी अंदर से पूरा हिल गया था और उसके पांव खुद ब खुद ही पीछे होने लगे थे। और तभी उसे अपने पीछे किसी के आने का एहसास होता है और ये एहसास होते ही उसने उस चीज को पंच मारने के लिए अपना पंच आगे बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही मासूम से दिखने वाला जेलीफिश बीस्ट खड़ा था, जिसने उस पंच को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। वहीं उस जेलीफिश की मासूम फेस को देखकर वार किंग ने भी अपने पंच को रोक लिया था। और अभी वार किंग उस क्लाउड जेलीफिश के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे ज़ू यंग का स्पिरिट बीस्ट भी आ गया था। जो देखकर वार किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये दो इतने ज्यादा रेयर स्पिरिचुअल बीस्ट टियानन सेट में क्या कर रहे हैं। और अभी वार किंग सिर्फ उन दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी और भी बीस्ट के होने का एहसास होता है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो टियानन सेट का गार्ड ड्रैगन भी उसकी तरफ रोर करते हुए काफी तेजी से बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम टियानन सेट के डिसेबल्स को देखते हैं, जो सभी मिलकर अपने मास्टर ज़ू यंग को ढूंढने के लिए गए हुए थे। लेकिन हर तरफ ढूंढने के बाद भी वो उन्हें कहीं भी नहीं मिले थे। इसीलिए वो सभी थक हार कर वापस अपने सेट की तरफ आ रहे थे, जहाँ फेंग रिनजुई से कहता है कि आखिर हमारे मास्टर कहाँ चले गए और अब हम उन्हें कहाँ पे ढूंढे। और अभी फेंग ये सब कह ही रहा था कि तभी उन्हें वहाँ पे उसी ड्रैगन के रोर करने की आवाज आती है, जो सुनकर रिनजुई सीरियस होते हुए कहती है, ओ नहीं, मुझे लगता है टियानन सेट के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है। रिनजुई की ये बात सुनकर वो सभी अपना अपना ऑरा रिलीज करते हुए काफी तेजी से वापस अपने सेक्ट में आ गए थे। लेकिन जैसे ही वो सामने का नजारा देखते हैं तो वो सभी वहीं पे रुक गए थे, क्योंकि सामने वही वार किंग उन बीस्ट के साथ खेलते हुए उन्हें खाना खिला रहा था। जो देखकर उनमें से किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी वो वार किंग एक और फ्रूट को बाहर निकालते हुए ड्रैगन से कहता है, ये स्पिरिचुअल फ्रूट इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पिरिचुअल फ्रूट है। अब मैं इस फ्रूट को यहाँ से दूर फेंकने वाला हूँ, तो तुम वहीं जाकर इस फ्रूट को खा लेना। और ये कहकर वार किंग जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो फेंग गुस्से से उससे कहता है, कौन हो तुम और तुम हमारे टियानन सेट में क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे हमारे इन स्पिरिचुअल बीस्ट को चुराने के लिए आए हो? जिस पे वार किंग वो स्पिरिचुअल फ्रूट पीछे की तरफ फेंकते हुए कहता है, मैं अपर रियलम के 6 पाथ क्लैन का मास्टर हूँ और मुझे वार किंग और ओल्ड घोस्ट के नाम से जाना जाता है। और आज मैं यहाँ से तुम लोगों से वो सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़े लेने के लिए आया हूँ। और अभी वार किंग ये सब कह ही रहा था कि तभी लिंगजुई ने अपना ऑरा रिलीज करते हुए अपनी सोर्ड की मदद से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो वार किंग किसी तरह से लिंगजुई के इस अटैक से बच गया था। जो देखकर लिंगजुई गुस्से से उसे कहती है कि हमारे टियानन सेट से किसी को भी कोई भी चीज लेने की इजाजत नहीं है, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब सोचने की। और ये कहकर लिंगजुई ने दोबारा आगे बढ़ते हुए गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर अब उस वार किंग ने भी अपनी मैजिकल स्पिरिट वेपन को बाहर निकाल लिया था। लेकिन लिंगजुई अभी भी लगातार उसके ऊपर अटैक्स किए जा रही थी, जिसे वो वार ड्रैगन बहुत ही आसानी से रोकते हुए डोज कर रहा था। जो देखकर लिंगजुई अपनी किंग ज़ू आर्ट सोर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड से उस वार किंग के ऊपर अटैक करती है, जिसे वो वार किंग बहुत ही फुर्ती से मूव करते हुए अपने मैजिकल वेपन की मदद से उसने बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और इस मौके का फायदा उठाकर वार किंग ने भी अपने मैजिकल वेपन का यूज करते हुए अपनी स्पिरिचुअल फायर से लिंगजुई के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर फेंग आगे बढ़ते हुए लिंगजुई से कहता है, सीनियर सिस्टर आप फिक्र न करें, मैं ये स्पिरिचुअल फायर आप तक नहीं पहुंचने दूंगा। और ये कहकर फेंग ने उस स्पिरिचुअल फायर को बीच में से ही काट दिया था। जो देखकर लीना दोबारा उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है, इस बेवकूफ को तो बस हर वक्त फाइट करने की ही सोचती रहती है। और तभी फेंग उस वार किंग के ऊपर अपने स्पीयर से अटैक करते हुए कहता है, अब मैं देखता हूँ मेरे इस फायर स्पीयर से तुम कैसे बचते हो। और ये कहकर फेंग एक के बाद एक लगातार अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक्स करने लगता है। लेकिन वो वार किंग फेंग के सभी अटैक्स को रोकते हुए उसे एक किक मार देता है, जिसे रोकने के लिए फेंग ने अपने स्पीयर को आगे कर दिया था। लेकिन उस किक में इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसे रोकने के बावजूद भी फेंग उड़ता हुआ पीछे चला गया था। और तभी लिंगजुई ने दोबारा आगे आते हुए उसके ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिसे अब वो वार किंग भी बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। और तभी फेंग भी आगे आते हुए दोबारा लिंगजुई का साथ देने लगा था और उन दोनों ने मिलकर दोनों तरफ से उस वार किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। जो देखकर वार किंग ने उन दोनों के अटैक्स को रोकने
रोकने के लिए अपने चारों तरफ शील्ड लगा ली थी, लेकिन वो दोनों अभी भी हार नहीं मान रहे थे और वो अपनी पावर को बढ़ाकर उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करने लगे थे। और तभी देखते ही देखते उस शील्ड में क्रैक्स आना शुरू हो गए थे और फैंग का स्पीयर अब धीरे धीरे उस शील्ड के अंदर घुसने लगा था। और फैंग का स्पीयर उस वार्किंग को लगता उससे पहले ही वार्किंग ने फैंग के स्पीयर को पकड़कर उसे बाहर की तरफ पुश करना शुरू कर दिया था, जो देखकर वो बर्निंग करो फैंग को चीयर करते हुए कहता है, फैंग तुम ये कर सकते हो, इसे बता दो कि टैलेंट सेट के लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं। और बर्निंग करो को इस तरह से फैंग को चीयर करते हुए देखकर बाकी सभी भी फैंग को चीयर करने लगे थे। और टैलेंट सेट के लोगों को इस तरह से अपने साथियों को चीयर करते हुए देखकर उस वार्किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने अपना ऑरा रिलीज करते हुए फैंग और लिंगजुई दोनों को खुद से दूर कर दिया था। और वो उन लोगों से कहता है, मैं भी यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, अभी कुछ देर बाद मेरे लोग भी यहाँ पे मुझे चीयर करने के लिए आ जाएंगे। और अभी वो वार्किंग ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके लोग ऊपर आसमान से गिरते हुए नीचे आ गिरे थे, जो देखकर वार्किंग गुस्से से उन लोगों से पूछता है, क्या हुआ तुम लोगों को और तुम लोग इस तरह से आसमान से नीचे कैसे गिरे। जिनमें से एक आदमी उसे बताता है, हम सभी जंगल में इकट्ठा हुए थे ताकि हम लोग वहाँ पे अचानक आकर आपको सरप्राइज दे सके। और हम जिस जगह पे छुपे हुए थे वो जगह बहुत ही ज्यादा सीक्रेट थी, लेकिन न जाने कहां से ज़ुयंग वहाँ पे पहुंच गया था और उसके बाद उसने हम सभी को बुरी तरह से मारते हुए हमें उसे आपका प्लान बताने पर मजबूर कर दिया। और ये कहकर वो आदमी वार्किंग को बताता है कि ज़ुयंग ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल है बल्कि वो बहुत ज्यादा समझदार भी है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा एक्यूरेट थी कि उसने खुद ही हमारे प्लान को समझ लिया था। और ये कहकर वो आदमी वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। और जैसे ही वहाँ पे फैंग की नजर मास्टर ज़ुयंग पे पड़ती है तो वो चिल्लाते हुए मास्टर ज़ुयंग से कहता है, फाइनली आप यहाँ आ ही गए। और तभी हम ज़ुयंग को देखते हैं जो अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा हुआ वहाँ पहुंच गया था, जो देखकर उसके सभी डिसेबल्स एक एक करके उसकी तरफ भागकर जाते हुए उसे रिसेंटली हुई अचीवमेंट्स के बारे में बताने लगते हैं। और मास्टर ज़ुयंग को अपने सामने देखकर वो सभी लोग एक एक करके अपनी सारी बातें मास्टर ज़ुयंग को बताने लगते हैं, जो देखकर वार्किंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर एक मास्टर और डिसेबल के दरमियान इतना गहरा बॉन्ड कैसे हो सकता है। और ये कहकर वो ज़ुयंग से इंप्रेस होते हुए खुद से ही कहता है, ये वाकई इस लोअर वर्ल्ड में टैलेंट सेट का मास्टर होने की काबिल है। और ये कहकर वार्किंग खुद पे गुस्सा करते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, ज़ुयंग मेरा दुश्मन है तो मैं उसकी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। और ये कहकर वो ज़ुयंग को बुलाते हुए उससे कहता है, ज़ुयंग मैं अपर रियलम के 6 पाथ क्लैन का मास्टर हूँ और मेरा पर्सनल नाम। इससे आगे वो कुछ कह पाता उससे पहले लिंगजुई उसे रोकते हुए कहती है, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। जिस पे लिंगजुई भी उसकी बेइज्जती करते हुए कहती है, ये भी उन्हीं लोगों में से है जिसे इस बात की बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। जिस पे वार्किंग आगे आते हुए ज़ुयंग से कहता है कि मेरे पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा, इसलिए आज मैं तुमसे उन सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़ों को लेकर रहूंगा, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज चुपचाप वो सील फ्रेगमेंट्स के टुकड़े मेरे हवाले कर दो या फिर मेरे साथ आकर फाइट करो। वार्किंग की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है कि अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि मेरे मास्टर को फाइट के लिए चैलेंज कर सको, और अगर फिर भी तुम फाइट करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए रेडी हूँ। जिस पे ज़ुयंग फैंग को रुकने के लिए कहता है, लेकिन फैंग मास्टर ज़ुयंग से कहता है, मास्टर आप फिक्र ना करें, आज मैं आपको अपनी नई पावर्स दिखाता हूँ जिनकी मदद से मैं इसको अपने सिर्फ एक ही अटैक में हरा दूंगा। जिस पे ज़ुयंग फैंग से कहता है, नहीं तुम अभी इसे नहीं हरा पाओगे। मास्टर ज़ुयंग की ये बात सुनकर तो फैंग बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था और वो सैड होते हुए मास्टर ज़ुयंग से कहता है, मास्टर क्या आप मुझे इनकरेज नहीं कर सकते थे। फैंग की ये बात सुनकर ज़ुयंग अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर फैंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करता है, जो देखकर वार्किंग हैरान होते हुए कहता है कि ये इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर डायरेक्टली को कैसे दे सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन देखते ही देखते फैंग ने ज़ुयंग की स्पिरिचुअल पावर को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगी थी। और ये देखकर तो वार्किंग को एक झटका लगता है और वो खुद से ये कहता है, क्या इसने इतनी जल्दी किसी की दी हुई स्पिरिचुअल पावर को कैसे रिफाइन कर लिया। और उसके बाद जैसे ही फैंग नीचे आता है तो ज़ुयंग उससे कहता है, अब तुम इसे हरा सकते हो। अपने मास्टर की ये बात सुनकर फैंग ने और ज्यादा देर ना करते हुए अचानक ही वार्किंग के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वार्किंग वहाँ से पीछे हटते हुए किसी तरह फैंग के इस अटैक से बच गया था। लेकिन वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही फैंग ने काफी तेजी से मूव करते हुए उसे दोबारा एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से वार्किंग उड़ता हुआ टैलेंट सेट के मेंशन के बाहर जा गिरा था। और अपनी इस कमाल की पावर को देखकर फैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वो खुश होते हुए कहता है, मेरी ये नई पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब अपनी इस नई पावर की वजह से मैं दोबारा टैलेंट सेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बन गया हूँ। और ये कहकर फैंग दोबारा वहाँ पे अपनी तारीफों के पुल बांधने लगता है, जो देखकर लीना को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब अपनी नई पावर्स को लेकर फैंग लीना का दिमाग खाने वाला था। वहीं हाउ जियान फैंग को देखते हुए कहता है, मुझे लगता है अब जब नेक्स्ट टाइम मेरी फैंग के साथ फाइट होगी मुझे भी अब अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। और तभी हम वार्किंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा सैड होते हुए कहता है, मैं हार गया, अब मैं अपर रियलम में कैसे जाऊंगा और अपर रियलम में मौजूद मेरे उन 3000 स्पिरिचुअल बीस्ट का क्या होगा। और ये कहकर वो अपने उन स्पिरिचुअल बीस्ट को याद करते हुए कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में कभी भी दोबारा तुम लोगों को नहीं देख पाऊंगा। और अभी वार्किंग रोते हुए ये सब कह ही रहा था कि तभी एक पिल उड़ते हुए उसके पास आती है, जो देखकर वो हैरान होते हुए कहता है, ये क्या है। जिस पे ज़ुयंग उसे बताता है कि मैं जानता हूँ तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो, इसलिए ये पिल खाने के बाद तुम्हारी लाइफ 1000 साल तक और ज्यादा बढ़ जाएगी और अब से तुम हमारे टैलेंट सेट में रहकर इन स्पिरिचुअल बीस्ट की हिफाजत करोगे। ये सुनकर वार्किंग हैरान होते हुए ज़ुयंग से कहता है, क्या
क्या तुम मुझे इन स्पिरिचुअल बीस्ट की हिफाजत करने के बदले में ये लाइफ साइकिल बढ़ाने वाली पिल दे रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, क्योंकि स्पिरिचुअल बीस्ट का ख्याल रखना यही तो मेरा सपना है। और ये कहकर वो ज़ुयंग की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर ज़ुयंग आप वाकई एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। जिस पे लिंग ज़ुई उससे कहती है कि अब सिर्फ ये तीनों ही नहीं बल्कि तुम्हें स्वार ड्रैगन का भी ख्याल रखना होगा। और तभी ज़ुयंग गेट की तरफ देखते हुए कहता है, लियो डोंगमी अब छुपना बंद करो और सामने आ जाओ। ज़ुयंग की ये बात सुनकर डोंगमी सामने आते हुए उससे कहता है, न जाने मैं ये बात भूल क्यों जाता हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकता। जिस पे ज़ुयंग उससे कहता है, भले ही वो वार ड्रैगन बहुत ज्यादा अच्छा है पर उसकी आंखें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो बार बार रास्ता भूल जाता है। जिस पे डोंगमी उससे कहता है, मास्टर ज़ुयंग आप फिक्र न करें, मेरे पास आपके लिए उससे भी ज्यादा एक खास ट्रायर मौजूद है जिसे नैन लिंग का अब तक का सबसे खास ट्रायर माना जाता है। और ये कहकर डोंगमी अपनी स्पेस रिंग से एक फ्लाइंग बोर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देखकर ज़ुयंग जंप करता हुआ उस फ्लाइंग बोर्ड के ऊपर चला गया था, जो देखकर बाकी सभी भी एक एक करके उस फ्लाइंग बोर्ड के ऊपर चढ़ गए थे। और फैंग उस फ्लाइंग बोर्ड को देखते हुए मास्टर ज़ुयंग से कहता है, मास्टर अब तो हमारे पास किसी के साथ फाइट करने के लिए फ्लाइंग बोर्ड भी आ गई है, तो क्यों न अब हम सील फ्रैगमेंट्स के उन बाकी टुकड़ों को भी जाके ढूंढें। जिस पे ज़ुयंग कहता है, नहीं अभी मुझे अपने इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। और ये कहकर वो अपनी फ्लाइंग बोर्ड से होते हुए वहां से आगे बढ़ गए थे। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।